हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल का साहित्य मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति का स्मृति चिन्ह है। राज्याश्रय में पली बढ़ी इस श्रृंगारिक कविता में रीति और अलंकार का प्राधान्य है। जिन कवियों ने दरबारी संस्कृति का परित्याग कर स्वच्छंद काव्यधारा का पृष्ठपोषण किया, उनकी कविता में प्रेम की पुकार की अनुगुंज सुनाई दी। वे रीति के बंधन से रीतिकालीन साहित्य में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है। पहला है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता को प्रवृत्ति रीतिकाल में सर्वत्र प्रचुरता के साथ दृष्टिगोचर होती है। भक्ति काव्य परंपरा से उन्हें अपने अनुकूल कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हुई थी जिससे श्रृंगारिक कविता लिखने के लिए उस काल के कवि का द्वार उन्मुक्त हो गया। रीतिकालीन कवियों का प्रमुख वर्ण विषय नायिका भेद, नक्षिक, अलंकार आदि का लक्षण प्रस्तुत करना है। फिर भी उनके माध्यम से श्रृंगार का प्रतिपादन किया गया। वास्तव में श्रृंगार ही उनका प्रमुख प्रतिपाद्य है। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार के प्रधानता को लक्ष्य करके डॉक्टर नगेंद्र ने उचित ही कहा है, सोचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही। रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता में रूप, लिप्सा, भोगेच्छा, विलासिता एवं शरीर सुख की कामना सहज दिखाई पड़ती है। श्रृंगार रस को मुख्यतः दो भाग में विभक्त किया जा सकता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रूप चित्रण में रीतिकालीन कवि सिद्धहस्त है। संयोग श्रृंगार में दर्शन, श्रवण, स्पर्श और संलाप आदि पाए जाते हैं। इन्हें हाव अनुभाव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। विहारी के दोहे में इसका वर्णन खुलकर हुआ है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे, देन कहे नट जाए। संयोग श्रृंगार के चित्रण में कहीं कहीं अश्लीलता भी आ गई है, विशेष रूप से जहाँ सूरत या विपरीत रति का वर्णन किया गया है। परियो जोर विपरीत रति रूपी सूरत रणधीर, करती कुलाहल किंकिणी गह्यो मौन मंजीर। श्रृंगार का दूसरा पक्ष है वियोग। इसमें पूर्व राग, मान, प्रभास और करुण आते हैं। प्रायः सभी रीतिकालीन कवियों ने विरहिणी की दशों का मनोरम वर्णन किया है। पद्माकर की नायिका अपने नायक का गुणगान करते हुए कहती है, छलिया छबिलो छैल छुवे चलो गयो। देखिए इसमें कितनी आतुरता, विषाद और विवशता भरी हुई है। रीतिकालीन कवियों ने वियोग वर्णन में परंपरागत रूप में ऋतु वर्णन भी किया है। वियोग वर्णन के संदर्भ में इन कवियों ने शास्त्रीय काव्य दशाओं का निरूपण भी किया है। दूसरे नंबर में आता है लक्षण ग्रंथों की प्रचुरता। रीतिकालीन कवियों की 10 प्रधान प्रवृत्ति है रीति निरूपण अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना करना। रीतिकाल में कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चलते रहे। रीति मुक्त कवियों को छोड़कर इस काल के प्रायः सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध कवियों ने प्रत्यक्ष रूप से लक्षण ग्रंथ लिखा और रीति सिद्ध कवियों ने केवल उदाहरण जुटाए। इन्हीं उदाहरणों की पृष्ठभूमि में परोक्ष रूप से उन्होंने रीति शास्त्र की रचना कर डाली। सामान्य पाठकों को काव्यशास्त्र की जानकारी देना तथा काव्यशास्त्र की मर्मज्ञता का प्रदर्शन करना इन ग्रंथों के रचनाकारों का उद्देश्य रहा। केशव की कवि प्रिया, चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, मतीराम की ललित ललाम, भूषण की शिवराज भूषण, देव की रस विलास आदि लक्षण ग्रंथमूलक रचनाएं हैं। रीतिकालीन कवि कर्म और आचार्य कर्म को परिपूरक मानते थे, लेकिन ये दोनों कर्म परस्पर विरोधी है। रीतियुगीन साहित्यकार सर्वप्रथम भावुक हृदय वाले कवि है। आचार्य कर्म तो उन्हें परंपरावश निभाना पड़ा। यह रीतिकाल की मांग थी। रीतिकाल का
कोई भी कवि रीति शास्त्र के ज्ञान के बिना राज दरबार में आदर पात्र नहीं बन सकता। फलतः सभी कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन किया। संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाकर लक्षण ग्रंथों की रचना की। इससे रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की बाढ़ सी आ गई, किंतु संस्कृत काव्य शास्त्र में जो सूक्ष्म चिंतन एवं विश्लेषण है, उसका नितांत अभाव इन ग्रंथों में परिलक्षित होता है। तीसरा है अलंकारिता। दरबारी काव्य होने के कारण रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। रीतियुगीन कवि कविता सुंदरी को अलंकारों से सुसज्जित करने में अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। उक्ति चमत्कार के द्वारा पाठक और श्रोता के मन को आकृष्ट कर लेना इस युग के कवियों का लक्ष्य बन गया। एक तो उस समय का वातावरण विलासपूर्ण था, दूसरा जन सामान्य में मनोवृत्ति भी कुछ इस प्रकार हो चुकी थी। इससे अलंकार के प्रति इन कवियों का मोह अति प्रबल था। वे प्रयत्नपूर्वक काव्य में अलंकारों को समाविष्ट करते थे। रीतिकालीन कवियों ने सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। सादृश्यमूलक, विरोधमूलक, संभावनामूलक, चमत्कारमूलक एवं अतिशयमूलक अलंकार इनके काव्य में उपलब्ध होते हैं। संभावनामूलक उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रचुरता होने के कारण रीति काव्य में कल्पना की ऊंची उड़ान और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। अलंकार शास्त्र के ज्ञान के बिना उस समय के कवि को सम्मान मिलना कठिन था। इसलिए आलंकारिकता इस युग में खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन है, रीति काल में वह साध्य हो गया। चौथा है नारी के प्रति दृष्टिकोण। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु है नारी। रीतिकाल के कवियों ने नायिका के नैसर्गिक वर्णन में अधिक रुचि दिखाई है। राजसिक कवियों के सामने उस समय नारी का एक ही रूप था और वह था विलासिनी प्रेमिका का। नारी उनके लिए भोग विलास का उपकरण मात्र थी। नारी के कुछ कटाक्ष के महीन से महीन रंगीले चित्र उतारकर ये कवि अपने स्वामी की कामोद्दीपना को और अधिक जागृत करते थे। इसलिए उनकी दृष्टि नारी के अन्य अनेक रूपों गृहिणी, जननी, देवी, भगिनी आदि पर नहीं बढ़ी। रीतिकालीन कवियों की वृत्ति नारी के ऐन्द्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही अधिक रमी। उसके आंतरिक गुणों का चित्रण इन्होंने नहीं किया। नारी के इस अंतःसार शून्य स्वरूप की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर शिव कुमार शर्मा लिखते हैं, रीतिकालीन कवि की नारी अपने प्रांगण में लाल के द्वार उड़ाए हुए पतंग की छाया को चूमती फिरती है और कदाचित पुत्र की हथेली को इसलिए चूमती है कि उसमें अपने प्रियतम का प्रतिबिंब मिलता है, जैसे कि वात्सल्य नामक वस्तु उसमें रह ही नहीं गई। रीतिबद्ध एवं रीतिसिद्ध कवियों द्वारा तो नारी के सामाजिक जीवन के महत्व का उद्घाटन न हो सका। रीति मुक्त कवियों ने भी इस कमी की आपूर्ति अपने काव्यों में नहीं की। सभी ने नारी को कामुक दृष्टि से देखा। नारी के प्रति उनका ऐसा दृष्टिकोण तत्कालीन दरबारी वातावरण की उपज है। रीतिकालीन नारी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, यह नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त विलास और एक उपकरण मात्र है। रीतिकालीन कवि नारी को पुरुष के आकर्षण का केंद्र मानते थे। उसे पुरुष की अंकशायनी मात्र समझते थे। 5 नंबर में आता है बहुज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन काव्यों में बहुज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराण, नीतिशास्त्र, गणित, काव्यशास्त्र, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी दी गई है।
उदाहरण के लिए एक दोहा हम ले सकते हैं जिसमें राजयोग प्रकरण का उल्लेख है। सनी कज्जल झक लगानी उपजो सुदीन स्नेह, क्यों ना नृपति है भोगय लही सुदेश सब देह। रीतिकाल के कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए प्रायः श्लेष, अनुप्रास जैसे अलंकारों का सहारा लिया है। इनके काव्य में शब्दों की पच्चीकारी और कला की रमणीयता पर अधिक ध्यान दिया गया है। बिहारी के इस दोहे मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागी सोई, जा तन की छाई परे, श्यामो हरित दुति होई में राधा की वंदना इतनी प्रमुख नहीं है जितना श्लेष के चमत्कारिक प्रयोग द्वारा 3-3 अर्थों की अभिव्यक्ति करता है। 6 नंबर में है भक्ति और नीति। श्रृंगार रीति काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य है, तथापि उसमें भक्ति और नीति संबंधी सैकड़ों सूक्तियाँ यत्र तत्र पाई जाती है। रीतिकाल की भक्ति श्रृंगार की भवभूमि पर खड़ी है, इसलिए रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का जो गान किया है उनमें श्रृंगारिकता के साथ साथ भक्ति भावना भी झलकती है। कभी कभी ये कवि अपनी रक्षा के लिए भक्त बनकर भगवान को चुनौती भी दे डालते हैं। कौन भांति रहिए विरदी, अब देखनी मुरारी, बिंधे मोसो आनी के गीधे ही तारी। भक्ति की भांति रीतिकाल के कुछ कवियों ने नीति संबंधी काव्यों की रचना की। इनमें बृंद, गिरिधर दास आदि उल्लेखनीय रचनाकार है। बृंद की रचना बृंद सतसई में नीति संबंधी सुंदर उक्तियों को काव्य रूप दिया गया है, जैसे भले बुरे सब एक से, जो लो बोलत नाही, जान पर तू है काक पीक, ऋतु वसंत के माही। वास्तव में भक्ति और नीति रीति युगीन कवियों के जीवन के अवसाद और थकान की द्योतक है। राग की अतिशयता से ऊबकर मनुष्य या तो भक्ति और वैराग्य की साधना करता है या म्रियमाण के छत्रछाया में चला जाता है। रीति काव्यों के रचयिता इस बात के अपवाद नहीं थे। 7 नंबर में पराश्रयिता की भावना। रीतिकालीन काव्य और समाज दोनों ही पराश्रित है। रीति कवि एवं आचार्यों का व्यक्तित्व, आजीविका और भावाभिव्यक्ति आश्रयदाता की कृपा दृष्टि पर अवलंबित है। उनके द्वारा किए गए नायिका भेद तथा उसके विस्तार में उनके निजी स्फुरण की कमी है। रीति काव्य अपने साहित्य और काव्य शास्त्रीय ज्ञान के लिए संस्कृत के कवियों तथा आचार्यों पर अधिकतर निर्भर रहे हैं। उनके नायिका भेद विस्तार के पीछे संस्कृत के कवियों से बाजी मारने की भावना काम कर रही है। इस प्रकार रीति कवियों द्वारा वर्णित समाज और उनके युगीन साहित्यिक ज्ञान पर पराश्रयिता की छाप स्पष्ट है। 8 नंबर में आते हैं संकुचित जीवन दृष्टि। रीतिकालीन कवियों की जीवन दृष्टि अत्यंत संकुचित है। किसी महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे काव्य रचना में प्रवृत्त नहीं हुए। इन्होंने श्रृंगार प्रधान काव्य का प्रणयन करके अपने आश्रयदाता विलासी राजाओं का केवल मात्र मनोरंजन किया। अधिकांश कवि नायिका के कटाक्ष युगल नेत्रों, रससिक्त अधरों, पुष्ट जंघाओं, उन्नत उर्जों, रक्ताभ कपोलों और द्युतियुक्त अलमान अंगों के सौंदर्य का निरूपण करने में ही अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते रहे। वास्तव में तत्युगीन दरबारी वातावरण
और विलासपूर्ण जीवन ने इन कवियों की दृष्टि को बहुत अधिक संकुचित बना दिया। इससे वे जीवन तथा जगत की व्यापकता पर दृष्टिपात न कर सके। उत्तम काव्य रचना के लिए जीवन के प्रति जिस व्यापक दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है, उसका नितांत अभाव रीतिकालीन काव्य में है। 9 नंबर में आता है विरहानुभूति की मार्मिक व्यंजना। रीतिकाल की रीति मुक्त धारा के अंतर्गत मुख्यतः यह प्रवृत्ति पाई जाती है। रीति मुक्त काव्य में हृदय की मार्मिक विरहानुभूति को इन कवियों ने बाणी दी है। विरह दशा प्रेमी के प्रेम की पूर्णता है। यह दशा प्रेमी को व्यक्तिगत सीमा के संकुचित घेरे से निकालकर संसार के व्यापक क्षेत्र में विचरण करने के लिए प्रेरित करती है। इससे विरही को संसार की जड़ वस्तुओं से सहानुभूति हो जाती है। रीति मुक्त कवियों में विरहानुभूति की अधिकता है, जो उनकी साधना का आधार है। इन्होंने अलौकिक आलंबन से मिलने के लिए हृदय की व्याकुलता का प्रदर्शन किया है। घनानंद ने प्रेम की अंतर्दशाओं का वर्णन करते हुए दिखलाया है कि जब संयोग में आनंद अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो उसमें भी विरह वेदना की मधुर मुस्कान मिलने लगती है। यह है कैसो संयोग न बूझी परे, जू वियोग न क्यों हूँ बिछोहत है। इन कवियों के वियोग वर्णन में बड़ी मार्मिक उक्तियाँ मिलती हैं। इनमें मौन की पुकार भी सुनी जा सकती है। 10 नंबर में आता है एकांकित काम की निष्ठा और प्रेम की पीर। रीति मुक्त काव्य में मिलने वाली इस प्रवृत्ति पर फारसी के एकांतिक प्रेमवादी कवियों की रचनाओं का व्यापक प्रभाव पड़ा है। फारसी में एकांतिक एवं एक तरफा प्रेम की निष्ठा का वर्णन बहुत मिलता है। घनानंद और ठाकुर की रचनाओं में इसकी झलक मिलती है। इन कवियों पर सूफी मत की प्रेम की पीर का प्रभाव भी स्पष्ट है। घनानंद और बोधा के काव्यों में प्रेम की पीर की बड़ी मार्मिक व्यंजना मिलती है। बोधा का इश्कनामा और घनानंद की इश्कलता में जो इश्क आया है, उसे फारसी पद्धति का अनुकरण माना जा सकता है। 11 नंबर में है वीर रस की कविता। औरंगजेब के अत्याचार से त्रस्त आकर अपने स्वधर्म और स्वदेश की रक्षा के लिए शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल आदि वीरों ने उससे जंग छेड़ी। अपने आश्रयदाताओं की धमनियों में आतताई औरंगजेब के विरुद्ध खड़े होकर टक्कर लेने के लिए नई स्फूर्ति का संचार करने के उद्देश्य से रीतिकाल के कुछ कवियों ने वीर रसात्मक कविताओं की रचना की। इस तरह श्रृंगार रस की वेगवती धारा के साथ क्षीण रूप में वीर रस की धारा भी इस काल में बहती रही। भूषण सूदन, पद्माकर, जोधराज, खुमान आदि कवियों ने बड़ी ओजस्विनी भाषा में वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया। वीर रस के इन कवियों का अंतःस्वर राष्ट्रीयता है। 12 नंबर में है प्रकृति चित्रण। रीति काव्य में प्रकृति का चित्रण आलंबन के रूप में हुआ है। रीति कवि दरबारी थे, उनके पास प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में विचरने का अवकाश भी न था। रीतिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण नायक और नायिका की मानसिक दशा के अनुकूल ही किया है। संयोग में उसका मनोमुग्धकारी उत्फुल्ल रूप है और वियोग में विदग्धकारी रूप। प्रकृति की उद्दीपन रूप का चित्रण 6 ऋतु और 12 मासा की वर्णन पद्धति पर हुआ है। प्रकृति चित्रण के संदर्भ में रीति कवि की नायिका को वियोग काल में शुभ्र चंद्रमा कसाई का काम करता दिखाई देता है। पपीहे की पी प्राण लेने लगती है। उसके लिए चंदन और चांदनी आग बरसाते प्रतीत होते हैं। रीतिकालीन कवि प्रायः अपनी रचना में पूर्णतः प्रकृति की प्रति तटस्थ थे।
13 नंबर में है ब्रज भाषा की प्रधानता। ब्रज भाषा रीति युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा है। लालित्य के क्षेत्र में संस्कृत के पश्चात भारतीय साहित्य में ब्रज भाषा का स्थान आता है। एक तो यह मध्य देश की भाषा थी, दूसरी इसकी प्रकृति मधुर थी और तीसरी कोमल रसों की सुंदर अभिव्यक्ति की अपार क्षमता इसके पास थी। रीति काव्य में वर्ण मैत्री, अनुप्रासत्व, ध्वन्यात्मकता, शब्द गति, शब्द शोधन, अनेकार्थक, व्यंग आदि विशेषता प्रचुर मात्रा में मिलती है। ब्रज भाषा के कारण ही यह काव्य इन सारी विशेषताओं से विमंडित हो पाया है। यह काल ब्रज भाषा की चरोन्नति का काल है। इस काल में ब्रज भाषा में विशेष निखार, माधुर्य और प्रांजलता का समावेश हुआ। भाषा में प्रौढ़ता आई, जिससे भारतेंदु काल तक कविता क्षेत्र में इसका आधिपत्य रहा। डॉक्टर नगेंद्र इस काल की ब्रज भाषा की चारुता पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, ब्रज भाषा के काव्य रूप का पूर्ण विकास इन्होंने ही किया। वह कांति, माधुर्य और मसरूणता आदि गुणों से जगमग हो उठी। शब्दों को जैसे खराद पर उतारकर कोमल और चिक्कन रूप प्रदान किया गया। 14 नंबर में आता है मुक्तक शैली का प्राधान्य। रीति काल में मुक्तक शैली प्रधान थी। रीति कवि के काव्य की सृष्टि का उद्देश्य उस युग के राजाओं और रईसों की रसिकता की वृत्ति को संतुष्ट करना था। वह सर्वत्र राज दरबारी वातावरण से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में चमत्कार उत्पन्न तथा वाहवाही लूटने के लिए मुक्तक काव्य शैली अधिक अनुकूल पड़ी। इस काल में अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए, किंतु वे प्रसिद्ध ना बन सके। रीतिबद्ध कवियों की चतुराई मुक्तक शैली में ही प्रकट हुई। मुहावरे 15 नंबर में आता है मुहावरे और लोकोक्तियों का मनोहर विधान। रीति मुक्त काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का मनोहर विधान हुआ है। इससे उनकी रचनाओं में स्वाभाविकता आ गई है। घनानंद ठाकुर ने मुहावरे और लोकोक्तियों का अपने काव्य में बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। लोकोक्तियों का यह प्रयोग भाव व्यंजना में सहायक सिद्ध हुआ है। घनानंद की कविता में लोकोक्ति का सुंदर रूप देखिए। अब तो सब शीश चढ़ाए लई, जो कुछू मन भाई सो कुछू सो कीजिए जू। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि रीतिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ भौतिकवादी दृष्टिकोण से युक्त है, जिनमें श्रृंगारिकता, जिजीविषा, आत्म प्रदर्शन तथा विलासिता की भावना देखी जा सकती है। धन्यवाद।